तो ये इंटरनेशनल ब्रेक आने से पहले कुछ बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए और कुछ शॉकिंग डिफीट्स भी हमें देखने को मिला है। पहले ला लीगा की बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड ने 4-0 ओसासुना को हराया है और बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री था उनके लिए। और पहली बार इस सीज़न में ऐसा लगा रियल मैड्रिड ने पूरा मैच डोमिनेट किया। पहले भी मैचेस वो जीत रहे थे लेकिन इतने अच्छे डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के साथ जीत नहीं रहे थे। और विनीसियस ने गेम में स्टेप अप किया और कौन हो सकता है। वैसे कल विनीसियस जब साब आउट हुआ, परसों बेसिकली जब विनीसियस साब आउट हुआ, एम्बापे को लेफ्ट विंग डाला गया था। लेकिन एम्बापे के टचेस बहुत ख़राब आ रहे थे, लिंकअप प्ले बहुत ख़राब आ रहे थे। तो इससे तो ये दिखता है कि लेफ्ट साइड में एटलीस्ट अभी के हिसाब से विनीसियस एम्बापे से बहुत बेहतर है। उसको एम्बापे को लेफ्ट डाल के विनी को सेंट्रल डाल के कोई फॉर्मेशन की चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैचेस में अगर इतने सारे इंजरीज नहीं होते मैड्रिड के लिए, 3 इंजरीज बड़े बड़े इंजरीज हो गए। एडर मिलिटाओ को फिर से ACL हो गया, रॉड्रिगो शायद से 2-3 हफ्तों के लिए बाहर चला गया, लुकास वास्केस भी 3 हफ्तों के लिए बाहर चला गया। अभी उनको इंटर मार्केट में 2 प्लेयर तो साइन करने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट एक सेंटर बैक फ्री एजेंट के तौर पे या फिर कहीं से भी लेके आओ, या फिर एक राइट बैक जो कि सेंटर बैक भी खेल सकता है। ऐसा कुछ प्लेयर्स को तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। विनीसियस ने भले ही मैड्रिड के लिए हैट्रिक मारा, बट मेरे लिए एक मैन ऑफ द मैच कामाविंगा ही था। कामाविंगा जो आर्क रेट प्रोवाइड करता है वो चुआमिनी नहीं कर पाता। चुआमिनी हो सकता है आप बोलोगे कि स्विचेस में अच्छा है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा है, लेकिन कामाविंगा डुएल्स में हर एक डुएल्स में वो कूद जाता है, एरियल डुएल्स में कूद जाता है। वो जो बॉल कैरी करता है, वो जो आर्क रेट प्रोवाइड करता है वो और कोई नहीं कर पाता, उससे सिर्फ वेल्वर्डे ही कर पाता है। तो धीरे धीरे मैड्रिड फॉर्म में वापस आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ला लीगा में अभी वो लोग 3 पॉइंट से आगे हैं बार्सिलोना से, 3 पॉइंट 6 पॉइंट से आगे है और एक गेम उनके हाथ में है। उसके बाद बात कर लेते हैं बार्सिलोना के बारे में। बार्सिलोना कल सोसिएदाद से 1-0 हारे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। ऐसा लग रहा था बार्सिलोना के प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे, प्रेस नहीं किया बार्सिलोना ने कल वैसे। और ऊपर से बार्सिलोना जिस तरीके से प्रेस करती है दूसरी टीमों के अगेंस्ट, सोसिएदाद बार्सिलोना के अगेंस्ट उस तरीके से प्रेस किया है। तो एक और तारीफ बनता भी है रियल सोसिएदाद की। 70 मिनट तक बार्सिलोना जैसे टीम के अगेंस्ट प्रेस पूरे हाईलैंड के साथ खेलना और प्रेस करना बहुत ही काबिल तारीफ गेम प्ले है उनका। बार्सिलोना कल प्रेस नहीं कर रहा था, ऊपर से अगर आप प्रेस नहीं करोगे दूसरा टीम अच्छे से प्रेस करेगा तो आप बॉल ज़्यादा लूज करोगे, उससे क्या हो रहा है, आपके ऊपर अटैक ज़्यादा बन रहा है। बार्सिलोना का वैसे ही हाईलाइन रहता है, ऊपर से ऐसे काउंटर अटैक बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कल सोसिएदाद का XG शायद 2 से ऊपर था और बार्सिलोना का XG 1 से नीचे था। ऊपर से बार्सिलोना के लिए लामिन जमाल नहीं खेल रहा था कल, बेंच पे बैठा था। वो थोड़ा बहुत इंजरी का प्रॉब्लम है, वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद शायद से ठीक हो जाएगा। कल वो नहीं खेल रहा था, इसलिए अप टॉप में कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब पासेस थर्ड मैन जो पासेस होता है मिड बॉक्स के अंदर वो नहीं डाल पा रहा था कोई। इससे क्या हो रहा था, बार्सिलोना लॉन्ग बॉल ट्राई कर रहे थे और लॉन्ग बॉल के लिए क्या हो रहा था, किसी ने भी ओवर द डिफेंस लॉन्ग बॉल ट्राई नहीं किया, सबने ग्राउंड पास ट्राई किया। और सोसिएदाद ने क्या किया, उन्होंने नैरो प्रेस किया। नैरो प्रेस करने से क्या हुआ, बार्सिलोना के जो लॉन्ग बॉल्स होते थे, जो ग्राउंड पासेस होते थे, वो कट आउट हो रहे थे। इससे हमारा अटैक भी कट हो रहा था। और कल लेवेंडोस्की का होल्ड अप प्ले बहुत ख़राब आ रहा था। सिर्फ लेवेंडोस्की का ही नहीं, राफिनिया का भी या फिर पेड्री का भी देखोगे, बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज गेम था सबके लिए। इसके बाद आते हैं वो ऑफसाइड गोल पे, जो लेवेंडोस्की का ऑफसाइड गोल रूल आउट हो गया था। मुझे समझ में, किसी को भी समझ में नहीं आया होगा कि वो ऑफसाइड कैसे दिया, क्यों दिया, और पता नहीं ला लीगा वाले क्या समझते हैं। लेवेंडोस्की 6 फुट के ऊपर का है तो उसका पैरों का साइज़ भी शायद 3 फुट का होगा, ऐसे समझ के ऑफसाइड दिया गया शायद से। और ला लीगा को ऐसे सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना होगा, नहीं तो कल अगर बार्सिलोना का वो गोल स्टैंड हो जाता तो शायद से बार्सिलोना कुछ अलग स्कोर लाइन होता और जीत भी सकते थे। क्या जो भी हो, बार्सिलोना ने कल डिजर्व तो नहीं करता था विन, जो भी हो सोसिएदाद डिजर्व करता था और वो लोग जीते भी हैं। और पॉइंट टेबल में बार्सिलोना अभी टॉप पे है, 6 पॉइंट की लीड है उनके पास। बात करते हैं थोड़ा प्रीमियर लीग के बारे में। अभी जो है मैनचेस्टर सिटी 4 पिट कर चुका है, 5 पिट करना चाहते हैं वो लोग। पेप गार्डियोला मैनेजर है, वो हर बार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, लेकिन अभी जो मैन सिटी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है उसका सॉल्यूशन अभी कुछ विजिबल नहीं है।
उनके पास बहुत सारी इंजरीज भरे पड़े हैं। नेथन आके इंजर्ड है, अकांजी इंजर्ड है, रॉड्री तो पूरा सीजन के लिए इंजर्ड है, केडी भी जस्ट वापस आया है, रूबेन डियास इंजर्ड है, स्टोन्स इंजर्ड है। उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ऊपर से बैकलाइन क्लियर नहीं है, नए नए बंदे खेल रहे हैं, बैकलाइन ही उनका प्रॉब्लम है। और ऊपर से अप टॉप जो अटैक बन रहा है वो क्लिनिकल नहीं है। 2 का एक्जी क्रिएट कर रहे हैं हर मैच में, 1.5 का एक्जी क्रिएट कर रहे हैं, 22 शॉट ले रहे हैं, लेकिन 20 शॉट ले रहे हैं, लेकिन कोई कुछ गोल नहीं आ रहा। हालैंड भी बहुत सारे चांसेस मिस कर रहे हैं। खैर जो भी हो, आफ्टर ऑल उनका मैनेजर पेप गार्डियोला है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर है वो ऑल टाइम। वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, वो देख लेंगे। इतना तो ट्रस्ट है सब लोगों का उनके ऊपर। बात करते हैं अभी प्रीमियर लीग के टेबल टॉपर लिवरपूल के बारे में। लिवरपूल ने एस्टन विला के अगेंस्ट 2-0 मैच जीता है। मुझे लगा था पहले कि एस्टन विला थोड़ा फाइट दे पाएगी या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं मैच, लेकिन एनफील्ड पे था और लिवरपूल ने अच्छा गेम मैनेज किया। और डिफेंसिवली लिवरपूल इतना सॉलिड है, अभी डिफेंसिवली सॉलिड है और अटैकिंगली भी वो लोग 2-3 गोल तो हर एक मैच में मार ही दे रहे थे। इसलिए अभी लिवरपूल का अगर कुछ प्रॉब्लम ढूंढने जाओगे ना, उनको बस आपको एक ही चीज़ दिखेगा, उनका स्क्वाड डेप्थ। आगे जितने मैचेस टफ मैचेस बढ़ते जाएंगे, बड़े बड़े मैचेस आएंगे, वो लोग कितना स्क्वाड को रोटेट कर पाते हैं और वो बेंच से आके कितना अच्छा खेल पाते हैं, वही डिपेंड करता है लिवरपूल के पूरे सीजन का रिजल्ट। अगर ये चीज़ लिवरपूल अच्छे से मैनेज कर पाए तो अगर प्रीमियर लीग भी जीत सकते हैं और चैंपियंस लीग में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर पहले सीजन में आर्ने स्लॉट प्रीमियर लीग जीत जाए लिवरपूल के साथ, ये बहुत बड़ा आइकॉनिक मोमेंट होगा आर्ने स्लॉट के लिए भी और लिवरपूल के लिए भी। उसके बाद बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। यूनाइटेड फाइनली अभी विनिंग ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। लगातार 4 मैचेस में उन्होंने एक भी डिफीट नहीं लिया, 3 मैच जीत चुके हैं और 1 ड्रॉ हुआ है चेल्सी के साथ। और कल का गेम यूनाइटेड बहुत ही कंफर्टेबली जीता है लेस्टर के अगेंस्ट 3-0। लेस्टर ने बहुत ही ख़राब खेला बाय द वे। यूनाइटेड का अटैक फाइनली क्लिक कर रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस पुराने फॉर्म में वापस आ चुका है और डिफेंस सॉलिड है, बट मुझे लगता है डिफेंस में थोड़ा स्पेस छोड़ रहे हैं यूनाइटेड पीछे की तरफ। जब बड़े बड़े अच्छे टीम्स आएंगे, पेसिव विंगर्स आएंगे, तो वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं यूनाइटेड के इस डिफेंस को। ये थोड़ा इंप्रूव करना होगा, नहीं तो पूरा गेम ओके था। गार्नाचो का गोल बहुत ही बढ़िया था, पूरा बैंगर था। और इन सब के बावजूद रेशफोर्ड का गेम हमेशा की तरह टट्टी ही था। शायद से अमोरिम मैनेज कर लेगा यूनाइटेड को, और मुझे लगता है यूनाइटेड अभी बस प्रोग्रेस ही करेगा। उनको बस पेशेंस रखना है अपने ऊपर और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। और इंजरी प्लेयर्स जो है लुक शॉ वगैरह वापस जब आएंगे तो उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना है, उनको धीरे धीरे वापस लाना है। क्योंकि सेम प्लेयर्स बार बार इंजर्ड होते रहेंगे तो एलेक्स फर्गूसन भी वापस आके यूनाइटेड के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको प्लेयर्स वापस चाहिए। ऐसे थोड़ा नैरो स्क्वाड्स के साथ आप कुछ नहीं, आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। सीजन बहुत लंबा है, तो प्लेयर्स के संभालना होगा, उनका मिनट्स मैनेज करना होंगे, उनका टाइम मैनेज करना होगा गार्नाचो को। और मुझे लगता है इस सीजन फैंस को एटलीस्ट पेशेंस रखना चाहिए। एटलीस्ट टॉप 8 टॉप 6 के एटलीस्ट नियर फिनिश करना चाहिए, फिनिश करने के लिए देखना चाहिए। नेक्स्ट सीजन आप एमोरिम के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि टॉप 4 फिनिश करना होगा, टाइटल के लिए चार्ज करना होगा, वो प्रेशर अलग बात है, लेकिन इस सीजन आपको टाइम देना होगा मैनेजर। नेक्स्ट जो प्रीमियर लीग में बॉक्स ऑफिस मैच की बात करते हैं, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। गेम लास्ट में बढ़िया रहा। फर्स्ट हाफ बहुत ही केजी था, मैं बताऊंगा 45 मिनट बहुत ही केजी था। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब मार्टिनेली ने गोल स्कोर किया, उसके बाद गेम धीरे धीरे खोलना शुरू हुआ। चेल्सी भी अटैक करने लगा और धीरे धीरे चेल्सी ने जब गोल मारा फिर आर्सेनल ने अटैक करना शुरू हुआ। एंड तक जाते जाते गेम बहुत ही केओस बन चुका था। एक साइड से आर्सेनल अटैक कर रही थी, दूसरी साइड से चेल्सी अटैक कर रही थी। गेम लास्ट में बहुत मज़ा आया, लेकिन फर्स्ट हाफ बहुत ही केजी था। और हाँ, कल के मैच में आर्सेनल और चेल्सी के दोनों जो सबसे मेन प्लेयर्स है, वो उनका गेम बहुत ही मतलब उनका डिजास्टर गेम ही था। पाल्मर एक तरह से लेफ्ट साइड में खेल रहे थे, वो उधर आइसोलेट हो चुके थे, और साका का गेम तो बहुत ही खराब आया। पेड्रो नेटो का गोल बहुत ही बढ़िया था और चेल्सी ने सब्स्टिट्यूशन बढ़िया किए। उन्होंने एंजो को जब लाया, एंजो के आने के बाद गेम बहुत ही चेंज हो गया था। एंजो ने बहुत सारे डुएल्स जीते। एंजो और काइसेडो का जो मिडफील्ड था वो बाद में वर्क करना स्टार्ट किया। काइसेडो और लाभिया का मिडफील्ड उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था पहले। अभी आप अगर प्रीमियर लीग में पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र डालोगे तो लिवरपूल टॉप पे बहुत पॉइंट्स के गैप के साथ बैठा हुआ है, 26 पॉइंट के साथ। मैनचेस्टर सिटी 23 पॉइंट के साथ, और सिटी और आर्सेनल और चेल्सी 19 पॉइंट के साथ। लिवरपूल अगर बाद में जाके कुछ उनका
पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करते, अगर ये विनिंग रन अगर कंटिन्यू रखते हैं तो सिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन एट द एंड इट्स सिटी, और वो लोग लास्ट में हर सीज़न ऐसा ही करते हैं, फर्स्ट में स्लो स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जाके वो लोग प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाते हैं। स्टिल मैं अभी भी इस सीज़न सिटी को थोड़ा एज देना चाहूँगा प्रीमियर लीग टाइटल के लिए। वो कर लेते हैं लास्ट तक जाते जाते, और ऊपर वाली टीम पॉइंट्स ड्रॉप कर ही देते हैं। कल एक और बड़ा मैच था नेपोली और इंटर मिलान के अगेंस्ट। एक 1-1 ड्रॉ हो गया और इंटर इजीली ये मैच जीत सकता था। चालानोग्लू ने पेनल्टी वगैरह मिस कर दिया, नहीं तो इंटर जीत सकता था, पॉइंट टेबल में टॉप भी जा सकता था। अभी फिलहाल अगर आप लोगों ने शायद देखा होगा नहीं, सीरिया के पॉइंट टेबल पे नज़र डालना एक बार। नेपोली शायद से 26 पॉइंट के साथ है, अटलांटा, फ्लोरेंटिना, इंटर, लाजियो सारे 25 पॉइंट के साथ है, और जुवेंटस 24 पॉइंट के साथ है। तो ये सीज़न सीरिया का टाइटल रेस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। 5-6 टीम एक साथ compete कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। लास्ट में थोड़ा बुंदेसलीगा के बारे में बात कर लेते हैं। बायर्न म्यूनिख अभी कंफर्टेबल में 5 पॉइंट के साथ लीग लीडर्स है, और शायद से फर्स्ट टाइम हैरी केन को एक ट्रॉफी जीतते हुए हम लोग देख सकते हैं। और लिवरकूसन अगले साल चैंपियंस थे, अभी अगर उनका परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही मतलब एवरेज आ रहा है, 4th पे बैठे हुए हैं। पिछले सीज़न उन्होंने कितने सारे 90+ विक्ट्री निकाले थे। इस सीज़न उतना नहीं होता, उतना लक आपका एक आध सीज़न ही कम करता है, इतना ज़्यादा नहीं करता। तो मेरे हिसाब से तो हैरी केन को पहला ट्रॉफी मिलते हुए हम देख सकते हैं इस सीज़न। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है सारे लीग्स के बारे में। और लास्ट में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शायद से इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर मैं एक और वीडियो डालूंगा लिवरपूल के बारे में, उसके बाद सीधा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही वीडियो बनाऊंगा।